नमस्कार। आप और हम आज 2 दिन बाद मिल रहे हैं। 2 दिन में दुनिया में बहुत हलचल हो गई। बिहार के चुनाव में नीतीश जी के मुख से आरक्षण की एंट्री हो गई। यूपी में मायावती जी ने बीजेपी से दोस्ती के संकेत दे दिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता, जो सबसे बड़ी खबर इस समय दिमाग में आती है वो है जम्मू कश्मीर में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या। क्या आपको लगता है फ्रांस के नीस शहर में एक कट्टर इस्लामिक समर्थक द्वारा की गई 3 हत्याएं और जम्मू कश्मीर में 3 हत्याओं में कोई समानता है? आपको एक नज़र में लगेगा ये क्या बात है, लेकिन आप देखें जहनियत एक सी है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल पत्थरबाज घरों में घुस गए हैं। आतंकवादी जितने आए वो मारे गए। लेकिन अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो आपको याद आएगा कि इधर निरंतर भाजपा के नेताओं की हत्या हुई है। 2 महीने में यह आंकड़ा 8 लोगों का है, जबकि 4 महीने में देखें तो 16 बीजेपी समर्थकों या नेताओं की हत्या हुई है। उसके बाद से ग्राम प्रधानों को, सरपंचों को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन हर एक को सुरक्षा देना तो संभव नहीं है। इसमें जहां हमें बहुत चिंता होती है, बहुत तकलीफ होती है कि वहां पे फिर से शायद आतंकवाद पनप जाए या फिर से हिंसा बढ़ने लगी है क्या, वहीं एक सकारात्मक संकेत भी मिलता है। अगर आज आप गौर करेंगे वहाँ के चित्रों पे तो सबसे बड़ा जो अंतर है, आज इनके जनाजों में जो भीड़ उमड़ी, ऐसी भीड़ पहले कश्मीर या जम्मू में सिर्फ आतंकियों के मरने पे उमड़ती थी। आज इस भीड़ का उमड़ना ये संकेत देता है कि यहाँ के हालात बदल रहे हैं, आवाम बदल रहा है। अगर लोग इनके साथ आ जाएं तो आतंकवादी मुँह की खाएंगे। अगर आपको याद हो तो पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था। पंजाब में आतंकवाद का समाधान कोई सिर्फ सेना के बल पे या पुलिस के बल पे नहीं हो पाया था। उसका खात्मा जब जनता साथ आ गई थी और उन्होंने आतंकवादियों को समर्थन देना दिल से बंद किया था, उनको पनाह देनी बंद की थी, उनकी मदद करनी बंद की थी, तब पंजाब जीता था। तो जिस तरह से भीड़ आज उनके जनाजों में उमड़ी है, उससे साफ संकेत मिलता है कि आवाम का मन भी बदल रहा है। जिस दिन आवाम का मन बदलेगा उस दिन सेना और सुरक्षा बलों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आतंकवाद अपने आप समाप्त होगा। बात करते हैं बिहार की। अफसोस होता है कि इस चुनाव में महंगाई वहाँ मुद्दा ही नहीं है। वो बिहार जहाँ महंगाई की दर और जगह से ज़्यादा है, जहाँ आलू 60 रुपये किलो बिकने लगे, आदमी क्या खाएगा, कैसे रहेगा? पर आप देखिए नेताओं की बाजीगरी, महंगाई को किसी ने मुद्दा नहीं बनने दिया है। भला हो तेजस्वी का, जिसने रोजगार के नाम पे नौकरियों की बात की और सबको मजबूरी में नौकरियों के वायदे करने पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख के बजाय 19 लाख की नौकरियां कहीं, तो नीतीश जी को मजबूर होकर आबादी के हिसाब से नौकरियों में आरक्षण देने की बात कहनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने ये भी मान लिया कि ये तभी संभव होगा जब जनगणना के सही आंकड़े मिल सकें। थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की। जब बिहार में जिस दिन मतदान हो रहा था बुधवार को, उसी रोज यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कुछ बड़ी घटनाएं हो रही थी। उसके केंद्र में था राज्यसभा चुनाव। ज्यों ही बसपा के 7 विधायक अखिलेश जी से मिले, मायावती अपनी पुरानी फॉर्म में आ गईं। अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दहाड़ते हुए बोली कि सपा से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने तो यहाँ तक संकेत दे दिया कि अब हम विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। क्या इसमें बहुत चौंकने वाली बात है? बहुत से लोगों को पहले से ही क्यों लगता था कि मायावती कभी भी भाजपा के साथ जा सकती हैं? वो शायद इसलिए लग रहा था कि अगर आप याद करें पिछले लोकसभा चुनाव में वो 0 से 10 की संख्या तक पहुंची तो गठबंधन की वजह से। लेकिन आम आदमी ये कहता ज़रूर था कि कहीं बाद में मायावती भाजपा से तो नहीं मिल जाएंगी, क्या मायावती जी भाजपा के साथ तो नहीं है? अगर पिछले दिनों का भी रिकॉर्ड देखें तो सबका ये आरोप है, ये कहना है कि मायावती जी ने कभी कभी भाजपा पे कटाक्ष किए,
जो एक विपक्षी नेता की हैसियत से बहुत नरम या बहुत सॉफ्ट कहलाने वाले थे। अब उन्होंने यह कहकर कि विधान परिषद चुनाव में हम भाजपा का साथ देंगे, साफ संकेत दे दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि अब यूपी में सीधे सीधे हिंदुत्ववाद की लड़ाई हो जाएगी, या मतदाता इतना चौकन्ना है कि वो जातियों में नहीं बटेगा? क्या आपको लगता है कि आगे जो चुनाव आने वाला है यूपी में, उसमें मायावती और बीजेपी एक तरफ होंगी, बाकी सब एक तरफ? देखते जाइए, हम बात करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। पुष्पेंद्र।